ना एक मेडिकल एक्सरे में ना टूटी हुई हड्डी बिल्कुल साफ दिख जाती है, मतलब एक सफेद लाइन की तरह। हाँ, डॉक्टर बस उसकी तरफ इशारा करता है और बीमारी पकड़ लेता है। बिल्कुल। लेकिन फाइनेंस की दुनिया इतनी साफ और ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती। जरा एक स्थिति की कल्पना कीजिए। अगर किसी कंपनी का जो अहम कच्चा माल है वो अचानक से 40% महंगा हो जाए तो उसके मुनाफे का क्या होगा? कोई भी यही कहेगा कि मुनाफा बुरी तरह गिर जाएगा। मतलब ये तो सीधा सा गणित लगता है। हाँ, सीधा सा जवाब यही लगता है। लेकिन आज हम जिस कंपनी के डेटा का विश्लेषण कर रहे हैं वो बजाज कंज्यूमर केयर। हम्म। उसने इस भयंकर महंगाई और मतलब जो अस्थिरता थी उसके बावजूद वित्त वर्ष 2027 की अपनी पहली तिमाही में अपने मुनाफे को 100% से ज्यादा बढ़ा लिया। 100% से भी ज्यादा, जो कि वाकई चौंकाने वाला है। तो आज का हमारा ये जो डीप डाइव है वो इसी जादुई गणित पर आधारित है। और सुनने वालों के लिए ये जानना बेहद दिलचस्प होगा कि एक एफएमसीजी कंपनी संकट के समय में अपने मार्जिन को कैसे सुरक्षित रखती है। बिल्कुल। और हमारे पास जो स्रोत हैं आज की इस चर्चा के लिए, जिनमें कंपनी की अर्निंग कॉल ट्रांसक्रिप्ट है, उनका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है और फाइनेंशियल डेटा है, ये सब इसी बात की गवाही देते हैं। राइट। लेकिन चर्चा में आगे बढ़ने से पहले ये स्पष्ट करना जरूरी है कि हमारे स्रोतों में पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध जैसी कुछ भू राजनीतिक घटनाओं का जिक्र है जिसने सप्लाई चेन को प्रभावित किया है। जो कि एक अहम फैक्टर है। हाँ, पर हमारा उद्देश्य किसी भी राजनीतिक या विवादित दृष्टिकोण का समर्थन करना नहीं है। हम सिर्फ स्रोतों में दी गई जानकारी और वो कंपनियों पर पड़ने वाले उसके आर्थिक प्रभाव का निष्पक्ष विश्लेषण कर रहे हैं। ये स्पष्टता बहुत जरूरी है। हमारा ध्यान पूरी तरह से कंपनी के वित्तीय निर्णयों और कच्चे माल की जो अर्थनीति है, बस उसी पर केंद्रित रहेगा। तो कहानी शुरू होती है कच्चे माल की बढ़ती कीमतों के एक भयानक खतरे से। पश्चिम एशिया में जो अस्थिरता थी उसके कारण कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतों में भारी उछाल आया। हाँ, और एफएमसीजी कंपनियों के लिए क्रूड ऑयल सिर्फ पेट्रोल या डीजल तक सीमित नहीं होता। बिल्कुल, इसका सीधा असर लाइट लिक्विड पैराफिन या जिसे एलएलपी कहते हैं उस पर पड़ता है। जो कि बालों के तेल जैसे उत्पादों का एक बहुत प्रमुख बेस होता है। सही कहा। और डेटा के अनुसार एलएलपी की कीमतों में सीधे 40% का भारी उछाल देखा गया। मतलब रातों रात लागत का इतना बढ़ जाना किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए एक बुरे सपने जैसा है। एक बुरा सपना ही है। लेकिन बात सिर्फ एलएलपी तक ही सीमित नहीं रही। और भी कुछ था? बजाज कंज्यूमर केयर के लिए एक और अहम कच्चा माल है सरसों का तेल, यानी रिफाइंड मस्टर्ड ऑयल। अच्छा, मस्टर्ड ऑयल। हाँ। अब कृषि आधारित कच्चे माल में आमतौर पर एक मौसमी फायदा मिलता है, जिसे हम सीजनल कॉस्ट रिलीफ कहते हैं। मतलब जब फसल कटती है तब? एग्जैक्टली। नियम ये कहता है कि जब फसल का मौसम आता है और बाजार में नई उपज आती है तो सप्लाई बढ़ने से कीमतें गिर जाती हैं। लॉजिकल है। कंपनी को भी पूरी उम्मीद थी कि इस तिमाही में उन्हें ये राहत मिलेगी, लेकिन महंगाई इतनी जिद्दी थी कि फसल के मौसम में भी सरसों के तेल की कीमतें नीचे नहीं आईं। ओहो, मतलब कंपनी दोहरी मार झेल रही थी। एक तरफ क्रूड ऑयल के कारण एलएलपी महंगा हो रहा था और दूसरी तरफ सरसों के तेल ने भी कोई मौसमी राहत नहीं दी। बिल्कुल। और जाहिर है इसका सीधा असर कंपनी के ग्रॉस मार्जिन पर पड़ना ही था। और आंकड़ों में ये दिखा भी। पिछली तिमाही में उनका ग्रॉस मार्जिन लगभग 63.7% था, जो इस तिमाही में गिरकर 61.8% पर आ गया। जो कि स्वाभाविक है। जब उत्पादन की लागत बढ़ती है तो ग्रॉस मार्जिन का गिरना तो तय होता है। हाँ, और यहाँ तक कि तस्वीर देखकर कोई भी यही कहेगा कि कंपनी घाटे की ओर बढ़ रही है। लेकिन असली कहानी इसके बाद शुरू होती है। वही तो सबसे बड़ा ट्विस्ट है। ग्रॉस मार्जिन गिरने के बावजूद उनका एबिटा 101.2% बढ़कर 84.4 करोड़ रुपए हो गया। मतलब 100% से ज्यादा की जंप। हाँ, और जो एबिटा मार्जिन था वो 24.7% के एक बेहद शानदार स्तर पर पहुंच गया। यहाँ तक कि उनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पैट भी 84.8% बढ़कर 70.7 करोड़ रुपए रहा। यही वो सबसे बड़ा विरोधाभास है जिसने बाजार को चौंकाया है। मैं भी यही सोच रहा था। मतलब कच्चा माल 40% महंगा हो गया, मार्जिन से कोड़ गया, फिर भी मुनाफा दुगना हो गया। ये कोई जादू था क्या? जादू नहीं, इसे व्यापार की दुनिया में ऑपरेशनल लिवरेज कहते हैं। ऑपरेशनल लिवरेज? हाँ, देखिए, जब बाहरी लागतें जैसे कच्चा माल आपके नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं,
तब समझदार कंपनियां उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करती हैं जो उनके नियंत्रण में होती हैं। अच्छा, मतलब अंदरूनी खर्चे। बिल्कुल। बजाज ने अपने ब्रांड निर्माण में कोई समझौता नहीं किया। उनका जो विज्ञापन खर्च है वो ऐतिहासिक रूप से 15-16% रहता है, और इस तिमाही में भी उन्होंने इसे 14.6% पर स्थिर रखा ताकि बाजार में उनकी जो विजिबिलिटी है वो बनी रहे। लेकिन उन्होंने एक बहुत आक्रामक कदम उठाया। वो कदम क्या था? क्या उन्होंने कर्मचारियों को कम कर दिया? उन्होंने अपनी पूरी आंतरिक संरचना को कसा, कर्मचारियों की लागत और अन्य जो फिक्स्ड खर्चे होते हैं उनमें भारी कटौती की। ओके। जब कोई कंपनी अपनी बिक्री को बनाए रखती है या बढ़ाती है, लेकिन अपने फिक्स्ड खर्चों को कड़े नियंत्रण में ले लेती है, तो बचने वाला हर 1 रुपया सीधे मुनाफे में जुड़ जाता है। एग्जैक्टली। स्रोतों के अनुसार इन कटौतियों से उन्होंने पूरे 600 बेसिस पॉइंट्स की बचत की। 600 बेसिस पॉइंट्स? हाँ, अगर इसे आसान भाषा में कहें तो उन्होंने अपनी आंतरिक लागत घटाकर अपने मुनाफे में सीधे 6% का भारी भरकम इजाफा कर लिया। ओह, क्या हम इस पूरी स्थिति की तुलना एक ऐसी गाड़ी से कर सकते हैं जिसका पेट्रोल अचानक बहुत महंगा हो गया हो? दिलचस्प एनालॉजी है, बताइए। अब ड्राइवर पेट्रोल की कीमत तो कम नहीं कर सकता क्योंकि वो उसके हाथ में नहीं है। तो उसने क्या किया कि गाड़ी की डिक्की से फालतू का भारी सामान बाहर फेंक दिया। बिल्कुल सही। इससे गाड़ी का वजन इतना कम हो गया कि पेट्रोल महंगा होने के बावजूद माइलेज इतनी बढ़ गई कि सफर का कुल खर्च पहले से भी कम आया। क्या ये ऑपरेशनल लीवरेज का सही उदाहरण है? ये एक बेहद सटीक और शानदार तुलना है। भारी सामान फेंकने का मतलब है कंपनी के उन गैर जरूरी फिक्स्ड खर्चों को खत्म करना जो सालों से जमे हुए थे। मैनेजमेंट ने बाजार की अस्थिरता का बहाना नहीं बनाया, बल्कि अपनी कार्यक्षमता को, अपनी एफिशिएंसी को इतना बढ़ा दिया कि महंगाई का बाहरी झटका बेअसर हो गया। लेकिन यहाँ मुझे एक शंका हो रही है। ठीक है, गाड़ी का वजन कम कर दिया, लेकिन डिक्की से कितना सामान फेंका जा सकता है? हाँ, एक लिमिट तो होती है। वही ना, एक सीमा के बाद तो आप इंजन या पहिए नहीं फेंक सकते। जी। अगर एलएलपी और सरसों की कीमतें आने वाले सालों तक इसी तरह ऊंची बनी रहती हैं, तो क्या सिर्फ खर्चे काटकर हर बार 24.7% का इतना बड़ा मुनाफा कमाया जा सकता है? ये चिंता बिल्कुल जायज है, और दिलचस्प बात यह है कि खुद कंपनी के मैनेजमेंट ने अर्निंग कॉल में इस बात को स्वीकारा है। अच्छा, उन्होंने खुद माना है? हाँ, उन्होंने निवेशकों को चेतावनी दी है कि दूसरी तिमाही यानी Q2 में भी उन्हें ग्रॉस मार्जिन पर दबाव दिखने की आशंका है। ऐसा क्यों? इसका कारण हाई कॉस्ट इन्वेंट्री है। मतलब उन्होंने जो महंगा कच्चा माल खरीदा है वो अभी भी उनके गोदामों में पड़ा है। जो आने वाले महीनों के उत्पादों में इस्तेमाल होगा। बिल्कुल। इसलिए लंबी अवधि के लिए कंपनी लो टू मिड 20s यानी 20 से 25% के बीच के एबिटा मार्जिन की उम्मीद कर रही है। 24.7% इस दायरे का सबसे ऊपरी हिस्सा है, इसलिए हमेशा इसकी उम्मीद करना यथार्थवादी नहीं होगा। इसका मतलब साफ है कि खर्चे काटना एक तात्कालिक राहत तो हो सकती है, लेकिन लंबी अवधि की रणनीति नहीं। सही कहा। विकास के लिए असल में माल ज्यादा बेचना ही पड़ता है। और यहीं से हमारा ध्यान उनके उत्पाद पोर्टफोलियो की ओर जाता है। वास्तव में ये रेवेन्यू आ कहां से रहा है? क्या ये उनके पुराने भरोसेमंद ब्रांड्स की ताकत है या फिर नए उत्पादों में बाजार में जगह बना ली है? अगर हम रेवेन्यू के आंकड़ों का विश्लेषण करें तो कंपनी का कुल रेवेन्यू 28.3% बढ़कर 341.4 करोड़ रुपए हो गया है। और इस शानदार वृद्धि का मुख्य इंजन आज भी उनका आमंड ड्रॉप्स हेयर ऑयल, जिसे हम ADHO कहते हैं, वही है। मतलब कोर बिजनेस अभी भी वही है? बिल्कुल। ये अकेला उत्पाद कंपनी के कुल रेवेन्यू का लगभग 80% हिस्सा है। 80%? हाँ, और इस तिमाही में इसमें लो टीन ग्रोथ देखी गई है, जिसका मतलब है लगभग 11 से 14% के बीच की वॉल्यूम वृद्धि। 80% रेवेन्यू सिर्फ एक तेल से। ये दिखाता है कि बाजार में इस ब्रांड की जड़ें कितनी गहरी हैं। बहुत गहरी हैं। लेकिन दस्तावेजों में जो सबसे दिलचस्प बात सामने आती है वो ये है कि ADHO की ये ग्रोथ बड़ी बोतलों जैसे 200 ml या 500 ml की बिक्री से नहीं आ रही है। जी। ये तेजी मुख्य रूप से छोटे पैकेट्स और सैशे की शानदार बिक्री से आई है, जिन्हें इंडस्ट्री में LUPs या लो यूनिट पैक्स कहा जाता है। सही पॉइंट पकड़ा आपने। अब यहाँ एक सवाल उठता है, क्या यह संभव है कि जो ग्राहक पहले बड़ी बोतल खरीदते थे वो महंगाई के कारण अब सिर्फ छोटे सैशे खरीद रहे हैं? मतलब
क्या ये कंपनी के लिए किसी तरह का डाउनग्रेड नहीं है? देखिए, सतह से देखने पर ये डाउनग्रेड लग सकता है, लेकिन अगर हम एफएमसीजी सेक्टर के अर्थशास्त्र को गहराई से समझें, तो ये एक बहुत सोची समझी पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी है। पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी, वो कैसे? छोटे पैकेट्स का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि पुराने ग्राहक कम माल खरीद रहे हैं। दरअसल ग्रामीण बाजारों और कम आय वाले परिवारों में कोई भी व्यक्ति सीधे 150 रुपए की बड़ी बोतल नहीं खरीदता। हाँ, वो पहले ट्राई करना चाहते हैं। एग्जैक्टली वे पहले 5 या 10 रुपए का सैशे खरीदकर उत्पाद को आजमाते हैं और डिजिटल इन्वेस्टमेंट्स और स्थानीय इन्फ्लुएंसर्स के जरिए कंपनी ने जो मार्केटिंग की है, उससे लाखों नए उपभोक्ता छोटे पैकेट्स के जरिए पहली बार इस तेल से जुड़ रहे हैं। ओह, तो ये ब्रांड की पहुंच को उन घरों तक ले जा रहा है जहां पहले कोई और सस्ता तेल इस्तेमाल होता था। बिल्कुल सही। ये एक शानदार दृष्टिकोण है। लेकिन कोई भी दूरदर्शी कंपनी अपने 80% रेवेन्यू के लिए सिर्फ एक ही उत्पाद पर निर्भर रहना पसंद नहीं करेगी। ये एक बड़ा जोखिम है। बहुत बड़ा जोखिम है और इसीलिए बजाज ने अपना एक ग्रोथ पोर्टफोलियो तैयार किया है। वे इस पोर्टफोलियो को आने वाले समय में 500 करोड़ रुपए का ब्रांड बनाना चाहते हैं। 500 करोड़ का विजन? हाँ, इसमें नॉन एडीएचओ उत्पाद शामिल हैं, जिनमें मुख्य रूप से उनका कोकोनट ऑयल यानी नारियल तेल और बंजारा ब्रांड है। इस 500 करोड़ के विजन में नारियल तेल का प्रदर्शन कैसा रहा? काफी उत्साहजनक रहा है। कोकोनट पोर्टफोलियो में 19% की भारी ग्रोथ देखी गई है। पूरे भारत में उन्होंने 2% का मार्केट शेयर हासिल कर लिया है। 2%? वो भी कोकोनट ऑयल में? हाँ, और कुछ प्रमुख राज्यों में तो ये शेयर 6 से 10% तक पहुंच गया है। वाह! जो इस सेगमेंट में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि उन नारियल तेल का बाजार कुछ दिग्गज कंपनियों के एकाधिकार वाला माना जाता है। और यहाँ एक और दिलचस्प आर्थिक विरोधाभास देखने को मिला, जहां एक तरफ क्रूड ऑयल और सरसों का तेल लगातार कंपनी के मुनाफे पर प्रहार कर रहे थे, वहीं नारियल तेल का कच्चा माल यानी कोपरा, सूखा नारियल, हाँ कोपरा, वो कंपनी के लिए संजीवनी बन गया। कोपरा की कीमतों में इस तिमाही में पूरे 20% की गिरावट आई। और यही वो जगह है जहां मैनेजमेंट की रणनीति की असल परीक्षा होती है। वो कैसे? देखिए, कंपनी के पास पहले से खरीदे गए महंगे कोपरा की इन्वेंट्री थी, लेकिन बाजार में कोपरा सस्ता हो गया था। अब उनके पास 2 विकल्प थे। अच्छा। पहला विकल्प, कच्चे माल के सस्ता होने का पूरा फायदा अपने मुनाफे में जोड़ लें और मार्जिन बढ़ा लें, जो कि ज्यादातर कंपनियां करती हैं। बिल्कुल। और दूसरा विकल्प था अपने उत्पाद की कीमत कम कर दें, ताकि बाजार में बड़ी कंपनियों से मुकाबला करके नया मार्केट शेयर हथिया सकें। तो बजाज ने क्या चुना? बजाज ने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने नारियल तेल की कीमतों में रणनीतिक सुधार किया, जिसे हम प्राइस करेक्शन कहते हैं। और इसी कारण उन्हें 19% की वो शानदार वॉल्यूम ग्रोथ मिली, हाई कॉस्ट इन्वेंट्री के दबाव के बावजूद। लेकिन नारियल तेल का बाजार भारत में बेहद प्रतिस्पर्धी है, हाईली कॉम्पिटिटिव। दशकों से स्थापित ब्रांड्स के सामने महज कीमत कम करके 500 करोड़ का लक्ष्य हासिल करना कितना व्यवहारिक लगता है। और जहां तक बंजारा ब्रांड की बात है, वो अभी कुल रेवेन्यू का केवल 5% ही है। क्या ये 500 करोड़ का लक्ष्य थोड़ा ज्यादा महत्वाकांक्षी नहीं लगता? मैं कहूंगी कि ये निश्चित रूप से एक कठिन चुनौती है और मैनेजमेंट भी इसे स्वीकार करता है। अच्छा। उनका लक्ष्य रातों रात दिग्गज कंपनियों को पछाड़ना नहीं है। ये 500 करोड़ का लक्ष्य किसी एक साल का नहीं, बल्कि एक बहुवर्षीय मतलब मल्टी ईयर रणनीति है। ओके, लॉन्ग टर्म गेम है। बिल्कुल। वे बहुत ही चुनिंदा बाजारों में प्रवेश कर रहे हैं, जहां उनके वितरण नेटवर्क की पहले से मजबूत पकड़ है। जहां तक बंजारा की बात है, उसे पूरी तरह से रिवैम्प किया जा रहा है। कंपनी जानती है कि भविष्य में एक उत्पाद यानी एडीओएच पर निर्भरता घातक हो सकती है। इसलिए पोर्टफोलियो का विविधीकरण या डाइवर्सिफिकेशन अब कोई विकल्प नहीं, बल्कि जरूरत है। सही कहा। कोर उत्पाद और नए ग्रोथ पोर्टफोलियो की सफलता के बाद सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि ये माल ग्राहकों तक पहुंच कैसे रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन। बिल्कुल। कोई भी उत्पाद कितना भी बेहतरीन क्यों ना हो, अगर वो दुकान के शेल्फ पर मौजूद नहीं है तो वो पैसे नहीं बना सकता। और यहीं से बात मुड़ती है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की रिकवरी और प्रोजेक्ट आरोहण की तरफ। हाँ, किसी भी एफएमसीजी कंपनी के लिए उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क उसकी रीढ़ की हड्डी होता है। भारत के जनरल ट्रेड और अर्बन रूरल बाजारों में 20% से ज्यादा की मजबूत ग्रोथ हुई है। वाओ, 20%? हाँ, इसके साथ ही ई कॉमर्स और मॉडर्न ट्रेड में जैसे बड़े सुपरमार्केट्स में डिजिटल इन्वेस्टमेंट्स का बड़ा असर दिखा है। जैसे कि वो इन्फ्लुएंसर लेड मार्केटिंग। बिल्कुल, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ने सीधे तौर पर शहरी युवाओं को आकर्षित किया है।
लेकिन इस तिमाही का सबसे बड़ा सरप्राइज अंतर्राष्ट्रीय बाजार रहे हैं। हाँ, पिछले साल कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था और लीडरशिप में भी बदलाव हुए थे। सही कहा। लेकिन इस बार नेपाल और बांग्लादेश जैसे प्रमुख बाजारों में उन्होंने एक बहुत ही शानदार वापसी की है। और इस वापसी की अहमियत को समझने के लिए हमें उस क्षेत्र की जो मैक्रो इकोनॉमिक स्थिति है उसे समझना होगा। मतलब वहाँ की आर्थिक हालत। हाँ, दक्षिण एशिया के कई हिस्सों, विशेषकर नेपाल और बांग्लादेश में हाल के समय में भारी क्षेत्रीय आर्थिक अस्थिरता या रीजनल इकोनॉमिक वोलेटिलिटी रही है। मुद्रास्फीति और वो सब। हाँ, मुद्रास्फीति, डॉलर की कमी और सप्लाई चेन में हालिया रुकावटें आम थीं। इन सब के बावजूद इन दोनों देशों ने डबल डिजिट यानी 10% से अधिक की ग्रोथ दर्ज की है और एबिटा में सुधार किया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एबिटा अब ओवरऑल डबल डिजिट दे रहा है। बिल्कुल, जो इसे लंबी अवधि के लिए सस्टेनेबल बनाता है। लेकिन इतनी भयंकर आर्थिक अस्थिरता और राजनीतिक तनाव वाले क्षेत्रों में कंपनी ने ये रिकवरी कैसे हासिल की? मतलब क्या वहां रातों रात मांग बढ़ गई? नहीं, मांग अपने आप नहीं बढ़ती, उसे सही जगह पे पूरा करना पड़ता है। पिछले साल बजाज ने इन बाजारों में अपनी लीडरशिप और डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स में बहुत कठोर और बड़े बदलाव किए थे। अच्छा, रीस्ट्रक्चरिंग की थी। हाँ, उन्होंने पुराने अप्रभावी थोक विक्रेताओं को हटाकर ज्यादा चुस्त और डायरेक्ट टू मार्केट नेटवर्क स्थापित किए। देखिए, जब किसी देश में आर्थिक संकट होता है तो आपका डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क कितना भरोसेमंद है ये तय करता है कि आपका माल दुकान तक पहुंचेगा या नहीं। आज जो हम ये मजबूत रिकवरी देख रहे हैं वो उन्हीं कड़े फैसलों का नतीजा है। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में नेटवर्क रिस्ट्रक्चरिंग की सफलता को देखते हुए भारत के घरेलू डिस्ट्रीब्यूशन को और गहरा करने के लिए भी कंपनी ने एक बड़ी पहल की है। हाँ, जिसे दस्तावेजों में प्रोजेक्ट आरोहण का नाम दिया गया है। बिल्कुल, प्रोजेक्ट आरोहण, जिसे 4 बड़े राज्यों में लागू किया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट असल में है क्या और ये कैसे काम करता है? प्रोजेक्ट आरोहण डिस्ट्रीब्यूशन के बुनियादी ढांचे को बदलने की एक बहुत गहरी रणनीति है। कैसे? ऐतिहासिक रूप से भारतीय एफएमसीजी कंपनियां इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन पर निर्भर रही हैं। मतलब कंपनी से माल सुपर स्टॉकिस्ट को जाता है, फिर होलसेलर को और अंत में रिटेलर की दुकान तक। एग्जैक्टली। इस पूरी चेन में हर कोई अपना मार्जिन लेता है और कंपनी का रिटेलर पर कोई सीधा नियंत्रण नहीं होता। आरोहण के तहत कंपनी अपनी खुद की सीधी पहुंच यानी डायरेक्ट नेटवर्क बना रही है। वे बीच के थोक विक्रेताओं को हटाकर सीधे रिटेलर से जुड़ रहे हैं। क्या हम इस प्रोजेक्ट आरोहण की तुलना एक नए हाईवे के निर्माण से कर सकते हैं? हाईवे? वो कैसे? मतलब ये किसी नए प्रोडक्ट पर दी गई उस छूट की तरह नहीं है जिससे कुछ दिनों के लिए बिक्री बढ़ जाती है। हाँ, वो तो टेम्परेरी होता है। बिल्कुल, बल्कि यह एक ऐसा पक्का हाईवे बनाना है जिस पर एक बार निर्माण पूरा हो जाने के बाद कंपनी के पुराने स्थापित ब्रांड्स और नए जो 500 करोड़ वाले विजन के ब्रांड्स हैं, दोनों की गाड़ियां सालों साल बिना किसी रुकावट या बिचौलियों के टोल टैक्स के दौड़ सकेंगी। वाओ, ये एनोलॉजी इस पूरे प्रोजेक्ट के सार को बहुत खूबसूरती से पकड़ती है। बिचौलियों का टोल टैक्स हटाना ही मुख्य उद्देश्य है। और इसका आर्थिक फायदा क्या है? अर्निंग कॉल में मैनेजमेंट ने स्पष्ट किया है कि आरोहण से कंपनी को शुरुआत में ही 200 से 300 बेसिस पॉइंट्स यानी 2 से 3% का सीधा फायदा मार्जिन में मिलता है। अरे वाह, मतलब होलसेलर्स का कमीशन सीधे कंपनी के मुनाफे में जुड़ जाता है। बिल्कुल, और ये कोई 1-2 दिन का काम या एक तिमाही का प्रयोग नहीं है, बल्कि एक बहुवर्षीय रणनीति है, मल्टी ईयर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। एक बार जब ये डायरेक्ट नेटवर्क स्थापित हो जाएगा तो भविष्य में किसी भी नए उत्पाद की रेवेन्यू स्केलिंग बेहद तेज और आसान हो जाएगी। तो इस पूरी गहन चर्चा को अगर समेटा जाए तो ये स्पष्ट होता है कि बजाज कंज्यूमर केयर की इस तिमाही की जो सफलता है वो कोई संयोग नहीं है। बिल्कुल नहीं। एक तरफ एलएलपी और सरसों तेल की भयानक महंगाई थी, तो दूसरी तरफ कंपनी ने ऑपरेशनल खर्चों में ऐतिहासिक 600 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की और छोटे सैशे के जरिए ग्रामीण बाजारों में पैठ बनाई। हाँ, और कोपरा की गिरती कीमतों का इस्तेमाल मार्जिन बढ़ाने के बजाय नया मार्केट शेयर छीनने के लिए किया। नेपाल और बांग्लादेश जैसे अस्थिर बाजारों में कड़े फैसले लेकर शानदार वापसी की। और अब प्रोजेक्ट आरोहण के जरिए भारत में 200 से 300 बेसिस पॉइंट्स की बचत करने वाला एक नया डिस्ट्रीब्यूशन हाईवे तैयार कर रहे हैं। ये बिल्कुल सही सारांश है। ये आंकड़े ये साबित करते हैं कि ये शानदार नतीजे सिर्फ एक अस्थिर तिमाही का तुक्का नहीं है। बिल्कुल नहीं।
बल्कि लंबी अवधि के सस्टेनेबल लक्ष्यों की दिशा में उठाया गया एक बहुत ही रणनीतिक कदम है। कंपनी का लक्ष्य स्पष्ट रूप से लगातार डबल डिजिट परफॉर्मेंस टारगेट्स हासिल करना है। उनका नया 500 करोड़ का ग्रोथ पोर्टफोलियो और डिजिटल इन्वेस्टमेंट्स भविष्य की इसी नींव को मजबूत कर रहे हैं। सब कुछ बहुत ही सटीक और सुनियोजित लग रहा है। हाँ, मैनेजमेंट का काम वाकई काबिले तारीफ है। लेकिन शुरुआत में हमने एक मेडिकल एक्सरे मशीन की बात की थी, जहां चीजें बिल्कुल साफ दिखती हैं। हमने देखा कि कैसे कंपनी ने कच्चे माल की बढ़ती कीमतों से बचने के लिए अपने फिक्स खर्चों को काटकर मार्जिन का एक्सरे बिल्कुल साफ कर दिया और मुनाफा बचा लिया। लेकिन अंत में सुनने वालों के लिए मैं एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ना चाहूंगा। फिक्स कॉस्ट काटने की या उस एनालॉजी वाली गाड़ी में से फालतू वजन निकाल के फेंकने की भी एक अंतिम सीमा होती है। बिल्कुल, एक लिमिट तो होती ही है। अगर दुनिया भर में कमोडिटी साइकिल इन्फ्लेशन यानी कच्चे माल की ये महंगाई ऐसे ही सालों तक बढ़ती रही, तो क्या एक समय ऐसा नहीं आएगा जब इन कंपनियों के पास लागत का ये भारी बोझ सीधे ग्राहकों की जेब पर डालने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचेगा? ये एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। हाँ। क्या एफएमसीजी सेक्टर अपनी कार्यक्षमता की, अपनी एफिशिएंसी की अंतिम सीमा तक पहुंच रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पे हर किसी को गहराई से विचार करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने।